हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम प्रिपरेशन और भी बेहतरीन हो, इसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। और इसी कड़ी में मैं आज एमएचडी 4 बुक को डिस्कस करूँगा। ये मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी की एक बुक है और इसमें मैं टोटल 25 से 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि इन सभी प्रश्नों को सुनने के बाद आप जो है ना अपने एग्ज़ाम अच्छे से लिख पाएँगे। और ये जो प्रश्न है उसकी एक लिस्ट आप लोगों को स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी, यहाँ पर सामने में ये वाला, ठीक है? तो आप लोग अभी इसी को सुनेंगे जिसको अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनको भी ये स्लाइड चाहिए वो 9523779253 पर व्हाट्सएप करके मुझसे ये स्लाइड प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी बहुत आप लोगों को चार्ज आएगी, 30 से 40 रुपये आप लोगों को देने होंगे या 50 रुपये तक, और आप लोग ये स्लाइड पा सकते हैं और आप लोगों का एग्जाम प्रिपरेशन इससे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो खैर इसको अब क्लियर करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या हम लोगों को डिस्कस करना है। एक सेकेंड, मैसेज आया, एक बार मोबाइल फोन साइलेंट कर देता हूँ। ये सेकेंड पेज पे भी क्वेश्चन है जो कि हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, थर्ड पेज पर हम लोग चलते हैं। थर्ड पेज पे भी क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम लोगों का डिस्कशन स्टार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति की समीक्षा कीजिए। तो ऐसा है कि ये क्या हो रहा है भाई, इसको हम लोगों को डिस्कस करना है राष्ट्रीयता की भावना के बारे में। ठीक है, तो ऐसा है कि जो स्कंदगुप्त नाटक है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है और ये ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लिखी गई एक नाटक है और हम इसे कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय चेतना की दस्तावेज के रूप में मानी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए नाटक में जो है ना राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति होती है और उसके कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं जो कि इस प्रकार है। जैसे कि जब भी हम यहाँ पर स्कंदगुप्त नाटक की बात करते हैं तो उसमें हमें विदेशी आक्रमणकारियों के प्रतिकार की बात मिलती है। जैसे आपको मैं बता दूं कि उस समय आप लोग अंग्रेजी शासन की चर्चा जो है इसमें की गई है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता का आह्वान भी किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को क्या हो गया भाई, मेरे को ये आइडिया उतना है नहीं। ठीक है, ये वाला होगा शायद, ये चलेगा। हाँ, ये ठीक काम कर रहा है। तो राष्ट्रीय एकता के आह्वान की बात की गई है इसके अंतर्गत। उसके बाद अगले पेज में अगर हम लोग चले, इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये ऐसा है ना, इस पेज में आने के बाद उसके बाद त्याग बलिदान और आदर्श की बात की गई है। ठीक है, जब भी हम लोग राष्ट्रीयता स्कंदगुप्त नाटक की बात करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो त्याग और बलिदान की चर्चा भी की गई है, गौरवशाली अतीत की भी चर्चा जो है हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आपको ये क्या हो रहा है, पेन, इसको यूज करते हैं, इसको यूज करके देखो कैसे। हाँ, ये ठीक लग रहा है। गौरवशाली अतीत का बोध देखने को मिलता है, कला और संस्कृति के प्रति समर्पण भी देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो ये सब बात आप लोग समझ गए होंगे। अगले सेट में चलते हैं। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो स्कंदगुप्त नाटक है राष्ट्रीय भावना का एक सजीव महाकाव्य है जिसमें कि राष्ट्रीयता की भावना के बारे में सजीव चित्रण देखने को मिलता है। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है चर्चा की गई है, साथ में राष्ट्रीय चेतना को जगाने का प्रयास भी किया गया है। अब दूसरा नंबर प्रश्न है, अंधा युग के प्रमुख चरित्रों की प्रतीकात्मकता की व्याख्या कीजिए। तो अंधा युग में जो प्रमुख चरित्र है उसकी चर्चा हमें करनी है। देखिए अंधा युग जो ये लिखा गया है ना, ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। धर्मवीर भारती, इनकी एक प्रसिद्ध प्रचलित पुस्तक है गुनाहों का देवता। आप लोग पढ़ेंगे तो शायद रो देंगे। ठीक है, तो धर्मवीर भारती के द्वारा ये लिखा गया है अंधा युग।
और ये महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों का जो है ना एक चित्रण है इसके अंदर, कि महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में क्या क्या हुआ था। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है कि अंधा युग के प्रमुख चरित्रों की प्रतीकात्मकता की व्याख्या कीजिए। तो एक है अश्वत्थामा, एक सेकंड में इसके ब्रश को पतला कर देता हूँ, अब ठीक है। तो अश्वत्थामा की बात की जा रही है, तो देखिए अश्वत्थामा जो है ना इस नाटक में या इस अंधा युग में, अंधा युग के काव्य में केंद्रीय और सबसे सबसे शक्तिशाली प्रतीक है, जिनको कि अतृप्त प्रतिशोध, विनाश की अनंत चेतना और निरर्थक निरर्थक हिंसा के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। यहाँ महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है, परंतु अश्वत्थामा का जो प्रतिशोध है, अश्वत्थामा का जो बदला है, वो अब तक समाप्त नहीं हुआ है। इसी की चर्चा इसमें की गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो प्रमुख चरित्र हैं वो है धृतराष्ट्र और गांधारी, जो कि महाभारत के मुख्य पात्र भी थे। ये दोनों पात्र अतीत के मोह, मतलब अपने पुत्र का जो इनके साथ मोह था, अपने पुत्र का जो मोह इन्होंने रखा था, जिसकी वजह से कौरवों का नाश हो गया, और अंधापन और निष्क्रिय पीड़ा के प्रतीक हैं, क्योंकि इनके वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों का विनाश हुआ, कोई नहीं बचा, सारे भाई मर गए, 101 भाई सभी मर गए, ठीक है। और ये सब यही इन्हीं धृतराष्ट्र और गांधारी की वजह से हुआ। धृतराष्ट्र का शारीरिक अंधापन ही नहीं, वह मोह और पक्षपात के आंतरिक अंधापन के भी प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद विदुर जो चरित्र है उसकी, वो जो है विदुर जो है तर्क, नैतिकता और मानवीय मूल्यों की अंतरात्मा के प्रतीक है। संपूर्ण नाटक में ऐसी आवाज है ये कि जो धर्म और न्याय की बात करते हैं, ठीक है। उसी के बाद संजय की बात करें, जिन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से पूरे के पूरे महाभारत को देखा था और धृतराष्ट्र को सुनाया था। तो इतिहास के वर्णनकर्ता के रूप में दिखाया गया इनको, साक्षी भाव और सामान्य मनुष्य के दृष्टि के प्रतीक के रूप में इनको दिखाया गया है। उसी तरीके से कौरव और पांडव सामूहिक रूप से, कौरव एक साइड थे, पांडव एक साइड थे, इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो दोनों पक्ष जो है युद्ध में लिप्त विरोधी शक्तियों के प्रतीक है, जिन्होंने स्वयं को नैतिक रूप से नष्ट कर दिया था, ठीक है। नैतिकता नहीं था, अगर नैतिकता होती तो युद्ध ही नहीं होता, तो नैतिक रूप से नष्ट करके ये जो है ना युद्ध हुआ था। क्लियर है। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। उसके बाद कृष्ण, नाटक में कृष्ण जी थे, परंतु इनकी उपस्थिति, मतलब हम कह सकते हैं कि अनुपस्थिति के रूप में ही थी, केवल ये उपदेश ही दिए, इसके अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ धर्म, दिव्यता और समाधान की शक्ति के प्रतीक के रूप में इन्होंने काम किया और कुछ नहीं किया। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारती ने जो अंधा युग लिखा है, धर्मवीर भारती की जो अंधा युग है, इसके माध्यम से बताया गया है कि महाभारत का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि एक सार्वभौमिक त्रासदी थी, जिसने एक अंधे युग का सूत्रपात किया, जिसने एक अंधे युग की शुरुआत की, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। तीसरा प्रश्न है अंधा युग की संवाद योजना का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए संवाद योजना मतलब लिखा कैसे गया है उसी का विश्लेषण करना है। तो काव्यात्मकता थी और गेयता थी, मतलब अंधा युग में संवाद गद्य में न होकर के अधिकतर छंदबद्ध और गेय शैली में था, मतलब गाने के लायक था। शैली जो है नाटक, ये यह शैली नाटक को एक महाकाव्यात्मक गरिमा प्रदान करती है, मतलब नाटक को बड़ा कर रही थी। यह जो शैली थी, काव्यात्मक शैली और छंदबद्ध गेय शैली, यह महाकाव्य को एक नाटक शैली में प्रदान करती है, ठीक है। अगर प्रतीकात्मकता की बात करें, संवाद सीधा और सपाट ढंग से नहीं था, ठीक है, बल्कि प्रतीक और रूपक के माध्यम से था और गहन अर्थ व्यक्त करता था। एक सेकंड, एक कॉल आ गया दोस्तों, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, मोबाइल साइलेंट कर देता हूं मैं। इतना समझ गए। अश्वत्थामा के संवादों में अग्नि, विस्फोट, अंधकार जैसे शब्द जो है बार बार हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से आंतरिक एकालाप, हर एक चरित्र अपने आप में आपस में बातें करते थे, ठीक है। तो पात्र अपने मन की गहरी उथल पुथल और पश्चाताप, भय, संदेह को एकालाप के माध्यम से व्यक्त करते थे, ठीक है। उसी तरीके से दार्शनिकता भी हमें देखने को मिलती है कि संवाद में अक्सर हमें जीवन, मृत्यु, धर्म, अधर्म, पाप, प्रायश्चित जैसे गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं, और इन्हीं के इर्द गिर्द ये नाटक टिका हुआ है। विसंगति और असंगति का जो प्रयोग है, यह भी अंधा युग में दिखाया गया है। अंधे युग में संवाद जो हुआ है कई बार पारंपरिक तार्किक क्रम को तोड़ता हुआ दिखता है, जो युद्धोत्तर मानसिक अवस्था और विसंगति को भी दर्शाता है, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ गए। उसके बाद देखिए भाषा की बहुस्तरीयता, भारती ने जो नाटक लिखी है अंधा युग, इसमें इन्होंने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के साथ साथ लोकप्रिय शब्दों का भी प्रयोग किया।
और इनके साथ साथ एक विशेष प्रकार का अलंकारिक और लोकतांत्रिक संतुलन भी इन्होंने बनाने का प्रयास किया। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अंधा युग की संवाद योजना नाटकीयता से अधिक काव्यात्मक और दार्शनिक है, और यह संवाद मंचन से ज्यादा पाठक और दर्शकों को विचार के गहरे स्तर पर ले जाने में सक्षम है। ठीक है, अब चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि मोहन राकेश के नाटकों का परिचय दीजिए और आधे अधूरे की प्रासंगिकता का आकलन कीजिए। तो देखिए, मोहन राकेश एक प्रसिद्ध नाटककार थे और उपन्यासकार भी थे, और इन्हें जो है ना हिंदी नाटक के आधुनिकीकरण का अग्रदूत भी माना जाता है। ठीक है, और इनके जो नाटक थे ऐतिहासिक या पौराणिक विषयों से हटकर आधुनिक मनुष्य की जटिल मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थितियों को केंद्र में रखते थे। अब देखिए, मोहन राकेश के नाटकों का संक्षिप्त परिचय है, अगले पेज में है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक नाटक इनका है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, इस नाटक में कवि कालिदास के जीवन के इर्द गिर्द की कहानी बताई गई है, लेकिन यह एक ऐतिहासिक नाटक न होकर के एक आधुनिक नाटक है। इसमें रचनाकार और समाज के बीच में जो तनाव, प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व और व्यक्तिगत सुख की तलाश जैसे आधुनिक विषयों को उठाया गया है। ठीक है, अब है लहरों के राजहंस। यह भी नाटक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हर्षवर्धन के काल पर आधारित है, लेकिन इसका केंद्रीय विषय क्या है? सत्ता, प्रेम और आत्मबोध। ठीक उसी तरीके से आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया, और यह सबसे प्रसिद्ध नाटक है और प्रयोगधर्मी नाटक है, जो पूरी तरह से समकालीन मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों पर केंद्रित है। ठीक है, अब देखते हैं आधे अधूरे की प्रासंगिकता का आकलन। देखिए, आधे अधूरे का जो लेखन हुआ था वो 1969 में हुआ था, और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय में था। ठीक है, यह नाटक एक मध्यम वर्गीय परिवार के अस्तित्ववादी संकट, रिश्तों में बढ़ती खाई और आधुनिक जीवन की अर्थहीनता का चित्रण है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, मध्यम वर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रण जो है हमें इस नाटक में देखने को मिलता है आधे अधूरे में। उसके बाद रिश्तों का टूटना और संवेदनहीनता हमें देखने को मिलता है कि कैसे रिश्ते टूटते हैं, कैसे रिश्तों में लोगों में खटास आ जाती है। स्त्री की अस्मिता की खोज भी जो है हमें इस नाटक में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद अस्तित्ववादी संकट भी हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ प्रतीकात्मकता भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नाटक की संरचना और मंचन शैली अत्यंत प्रयोगात्मक है। क्लियर है? आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। आगे चलें। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि आधे अधूरे नाटक की प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह नाटक किसी विशेष घटना से नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों और आधुनिक सभ्यता के मूलभूत संकटों का चित्रण है। जब तक मनुष्य रिश्तों में खालीपन, अकेलापन और जीवन के अर्थ का तलाश महसूस करता रहेगा, आधे आधे अधूरे उसकी कहानी कहता रहेगा, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। अब चलिए, नुक्कड़ नाटक की विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में औरत का मूल्यांकन कीजिए। औरत एक नुक्कड़ नाटक है, इसी के परिप्रेक्ष्य में हमको नुक्कड़ नाटक की विशेषताओं को बताना है। ठीक है, तो नुक्कड़ नाटक जो है ना एक लोकप्रिय और शक्तिशाली लोक नाट्य विधा है, जो कि आप लोग जो है ना अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, जगह जगह नुक्कड़ नाटक लगा करके नाटक दिखाया जाता है और उसके माध्यम से शिक्षा देने की कोशिश की जाती है। तो इस नुक्कड़ नाटक की विशेषता क्या है कि सीधा होता है, सरल संवाद होता है, इसमें सामाजिक राजनीतिक विषय होता है और दर्शकों से सीधा संवाद होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि नुक्कड़ नाटक में टीवी वगैरह लगा, नहीं, सामने सामने मतलब सामने सामने संवाद होता है, और कोई मंच नहीं होता है, कोई साज सज्जा नहीं होती है, सिंपल में सीधा सीधा नाटक दिखा दिया जाता है। गीत संगीत का थोड़ा बहुत प्रयोग होता है और एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की जाती है। और मैं अभी बिहार में रहता हूँ, और बिहार में भी चुनाव का टाइम चल रहा है, और कई जगह पर नुक्कड़ नाटक लगाकर अलग अलग पार्टियां जो है ना अपने अपने उद्देश्य, अपने अपने मोटो जो है या अपने अपने संकल्प पत्र जो है वो दिखाती है नाटक के माध्यम से। नाटक के माध्यम से बताती है कि हम आगे ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और ये नाटक जो है ना रोड पर हमें अक्सर देखने को मिलता है, जिसे हम नुक्कड़ नाटक कह सकते हैं। तो नुक्कड़ नाटक की विशेषताओं के आधार पर औरत का मूल्यांकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि सामाजिक सरोकार और विषय वस्तु में, तो इसमें क्या है कि समाज से जुड़ी समस्या या स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं का चित्रण है। दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, उसके बाद लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, स्त्री की गरिमा, ये सब की चर्चा जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद सीधा और स्पष्ट संदेश जो है वो हमें देने की कोशिश की जाती है इसके माध्यम से, औरत नाटक के माध्यम से। इसमें औरत को केवल एक वस्तु या भोग की चीज न समझा जाए, बल्कि उसे समान अधिकार और सम्मान भी दिया जाए, इसकी बात की जाती है। और दर्शकों से सीधा संवाद और सहभागिता की बात भी की जाती है। नुक्कड़ नाटक की यह प्रमुख विशेषता है कि औरत
में मतलब नुक्कड़ नाटक की प्रमुख विशेषता जो है औरत में देखी जा सकती है, औरत नाटक में देखी जा सकती है कि नट या नेता जो है दर्शकों से सीधे सवाल पूछते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं। जैसे वे दर्शकों से पूछते हैं कि क्या आपके घर में भी औरतों के साथ ऐसा होता है? यह तकनीक दर्शकों को नाटक का एक सक्रिय हिस्सा बना देती है और उन्हें विचार करने पर मजबूर करती है। उसके बाद है सरल और जनमानस की भाषा। देखिए नुक्कड़ नाटक जो भी होता है या औरत जो नुक्कड़ नाटक है इसके माध्यम से अगर हम बात करें तो क्या होता है ना कि नुक्कड़ नाटक में सरल और जनमानस की भाषा का प्रयोग होता है। नाटक की भाषा अत्यंत सरल होती है, बोलचाल की हिंदी होती है, स्थानीय बोलियों का भी प्रयोग होता है ताकि आम जनता इसे आसानी से समझ सके। गीत संगीत और लयबद्धता भी होती है। जैसे औरत नाटक में क्या है कि गीत और नारों का खूब प्रयोग हुआ है और ये गीत नाटक के संदेशों और अधिक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाते हैं और दर्शकों के दिल में उतर जाते हैं। ठीक है। प्रतीकात्मकता की बात करें तो नाटक में औरत की स्थिति को दर्शाने के लिए कई प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया। जैसे औरत को अलग अलग भूमिकाओं में दिखाया गया, बेटी, बहू, पत्नी, माँ आदि सभी रूपों में दर्शाया गया है। ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब देखिए न्यूनतम साज सज्जा। तो इस नाटक में, औरत नाटक में भी साज सज्जा नहीं है बिल्कुल। अब ऐसा नहीं कि स्टेज बनाया गया, बहुत कुछ किया गया, वैसा कुछ किया नहीं गया। सीधे सड़क चौराहे मोहल्ले में कहीं भी यह खेला जा सकता है, जो नुक्कड़ नाटक की मूल भावना के अनुरूप है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि औरत नुक्कड़ नाटक की एक क्लासिक कृति है। यह न केवल नुक्कड़ नाटक की तकनीकी विशेषताओं को पूरा करता है बल्कि उसे सामाजिक बदलाव के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में मदद करता है। सफदर हाशमी ने इस नाटक के माध्यम से स्त्री विमर्श को जनता तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। ठीक है। मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अब छठे नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि अंधेर नगरी की प्रासंगिकता पर निबंध लिखिए। तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया एक व्यंग्य नाटक था, 1881 में लिखा गया था। ठीक है। और अभी भी इसको पढ़ा जाता है। तो इसकी प्रासंगिकता क्या है, इस पर निबंध लिखना है। तो देखिए अंधेर नगरी के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया कि उस समय के भ्रष्टाचार और अयोग्य शासन को दिखाने का काम किया कि कैसे इसका जो है ना टाइटल है अंधेर नगरी चौपड़ राजा टके शेर माझी टके शेर खाजा। तो कैसे चौपट राजा जो नाटक में शासन करता है और वो भ्रष्ट और अकुशल राजनीतिक नेतृत्व का प्रतीक बन गया है और नाटक में महंत अपने स्वार्थ के लिए राजा को गलत सलाह देता है, ठीक वैसे ही जैसे आज के युग में होता है। ठीक है। उसके बाद न्याय व्यवस्था और पक्षपात तथा हास्यास्पद स्थिति। नाटक में न्याय व्यवस्था अत्यंत पक्षपातपूर्ण है और मनमानी पर आधारित है और निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाती है केवल इस आधार पर कि वह मोटा है और टकेसर की दुकान के सामने से गुजरा था। और यह आज की न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली देरी और पक्षपात और कई बार होने वाले गलत फैसलों की ओर इशारा भी करता है। जनता की मुख दर्शक की भूमिका। देखिए आज के दौर में क्या होता है कि जनता कुछ करती ही नहीं है। कोई घटना घटित हुआ जनता वीडियो बना लेगी, मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेगी, बात खत्म। यही जो है जनता, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जनता जो है मुख दर्शक की भूमिका में रहती है। तो ये अंधेर नगरी जो नाटक है इसमें भी बताया गया है कि कैसे जनता सिर्फ और सिर्फ राजा के मूर्खतापूर्ण फैसलों का विरोध ही नहीं करती बल्कि वह चुपचाप सारी चीजों को सहन भी करती है। ठीक है। धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड को भी दिखाया गया कि कैसे नाटक में या वास्तविक जीवन में लोग धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड करते हैं। तो नाटक में महंत का जो चरित्र है धार्मिक ढोंग और पाखंड का प्रतीक है। धर्म के नाम पर राजा और जनता दोनों को लूटता है। ठीक है। समझ गए आप लोग। उसके बाद है मीडिया की भूमिका और एक समानांतर। देखिए यहाँ पर जो है ना वास्तव में मीडिया नाटक में, जो नाटक उस समय लिखा गया उसमें मीडिया का कोई सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन आज का जो मीडिया है ना वो कई बार अंधेर नगरी के भांड की भूमिका में दिखाई देता है, जो सत्ता के गलत कामों पर तालियां बजाता है या फिर सत्ता के गलत कामों को अनदेखा कर देता है या ढक देता है। ठीक है। सामाजिक अराजकता के बारे में भी दिखाता है। अंधेर नगरी का अर्थ है कि अराजकता का शहर, जहाँ समाज के कई मामलों को ऐसे ही दबा दिया जाता है या अराजकता के शिकार हो जाते हैं समाज के कई मामले। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि अंधेर नगरी केवल एक मनोरंजन या नाटक नहीं है बल्कि यह एक दर्पण है जो हर युग की सत्ता और समाज के चेहरे को दिखाता है। भारतेंदु ने जिस अंधेर नगरी का चित्रण 19वीं सदी में किया था वह आज 21वीं सदी में भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। ठीक है। तो क्लियर है। अब 7वां नंबर प्रश्न है आधे अधूरे की रंगमंचीयता पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। तो आधे अधूरे की रंगमंचयता के प्रमुख पहलू में है अमूर्त और प्रतीकात्मक मंच सज्जा। तो आधा अधूरा जो रंगमंच, ये तो रंगमंच नाटक है तो साज सज्जा तो होगी। तो इसमें क्या है कि
नाटक के लिए कोई यथार्थवादी सेट तो बनता नहीं है, पूरा घर नहीं बनता, सिर्फ सेट बनता है आधा अधूरा। और इसके बजाय मंच पर कुछ अमूर्त और टूटे फूटे स्तंभ, एक झुका हुआ पंखा, कुछ अधूरे फर्नीचर के टुकड़े रखे जाते हैं, और यहीं से फिर जो है ना मतलब एक प्रतीकात्मक मंच सजाया जाता है और फिर नाटक किया जाता है। समय की गैर रैखिकता और खंडित दृश्य, नाटक किसी कालानुक्रमिक क्रम में नहीं चलता है, ठीक है, बल्कि यह टूटे फूटे दृश्यों में चलता है और अचानक आता है जाता है, एक ही दृश्य अलग अलग समय पर अलग अलग प्रसंग में दिखाया जा सकता है। पात्रों की प्रस्तुति, टिप्पणीकार की भूमिका, देखिए नाटक के जो पात्र होते हैं जैसे मैथिली शरण, संविता, मंछा, सिंघल, उनके नाम से नहीं बल्कि पुरुष, स्त्री, युवती, युवकों जैसे नाम से उसे पुकारा जाता है। इससे उनकी व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है और वे सामाजिक वर्ग या स्थिति के प्रतीक बन जाते हैं। साथ ही टिप्पणीकार की भूमिका होती है कि जो दृश्यों पर टिप्पणी करता है, जो एक तरह से दर्शक की अंतर आत्मा की आवाज की तरह काम करता है। प्रकाश योजना का महत्व, इस नाटक में प्रकाश योजना का विशेष महत्व है। स्पॉटलाइट का प्रयोग करके एक समय में एक पात्र को हाईलाइट किया जाता है जबकि बाकी पात्र को अंधकार में रखा जाता है। यह तकनीक उनके अकेलेपन और एक दूसरे से विच्छिन्न होने की भावना को प्रबल रूप से व्यक्त करती है। ध्वनि और संगीत का प्रयोग, नाटक में यथार्थवादी ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बारिश की आवाज निकाली जाती है, घड़ी के टिक टिक, आप लोग देखते भी होंगे नाटक वगैरह होता है, रील वगैरह देखते होंगे, उसमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ट्यून सेट होता है, तो वही जो है ध्वनि और संगीतों का प्रयोग होता है। और नाटक में दर्शकों से सीधा संवाद भी होता है। नाटक की शुरुआत और अंत में टिप्पणीकार सीधे दर्शकों से संवाद स्थापित करता है, दर्शकों से पूछता है कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, और यह तकनीक जो है दर्शकों को नाटक का एक सक्रिय हिस्सा बना देती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि आधे अधूरे की जो रंगमंचयता है पारंपरिक नाटकीय से पूरी तरह भिन्न है। यह नाटक दिखाने से ज्यादा महसूस कराने पर केंद्रित है और इसकी प्रतीकात्मकता और अमूर्त शैली दर्शक के मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ती है। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, असंगत नाटक की विशेषताओं के संदर्भ में तांबे के कीड़े या कोड़े का मूल्यांकन कीजिए। एक नाटक है, असंगत नाटक है, जिसका नाम है तांबे के कीड़े अथवा कोड़े, इसका मूल्यांकन करना है। तो असंगत नाटक 20वीं सदी की एक नाट्य शैली है जो मानव अस्तित्व की निरर्थकता और ब्रह्मांड में मनुष्य की स्थिति की असंगति को दर्शाती है। इसकी प्रमुख विशेषता है यथार्थ का विघटन, अर्थहीन संवाद, प्लॉट का अभाव, पात्रों का अमूर्त और प्रतीकात्मक होना, तर्कहीनता और हास्य के माध्यम से त्रासदी को व्यक्त करना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है तांबे के कीड़े, जिसे हम कोड़े भी कहते हैं, को हिंदी का एक प्रमुख असंगत नाटक माना जाता है क्योंकि यह नाटक एक ऐसे समाज का चित्रण करता है जो यंत्रवत है, निरर्थक है और हिंसक हो गया। तो असंगत नाटक की विशेषताओं के संदर्भ में हम अब तांबे के कोड़े या कीड़े का मूल्यांकन करते हैं। देखिए, यथार्थ का विघटन, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, अमूर्त वातावरण, पूरी तरह से यथार्थवादी नहीं है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, ऐसी दुनिया जहाँ लोग तांबे के कीड़े बन चुके हैं। यह एक रूपक है, मतलब एक उपमा है, एक उदाहरण है कि मनुष्य केवल यंत्र और भावनाहीन हो जाने की स्थिति में आ गया है और यह दुनिया उसको परिचित लगती है, लेकिन उसको मतलब एक तरीके से हर कुछ जो है ना विचित्र और डरावना भी लगता है, जो कि असंगत नाटक की मुख्य विशेषता है। एक सेकेंड पीछे, हाँ ये वाला बता दिए। अर्थहीनता और पुनरावृत्ति, देखिए नाटक के संवाद अक्सर अर्थहीन होते हैं, टूटे फूटे होते हैं और दोहराव वाले होते हैं। प्लॉट का अभाव होता है, नाटक में कोई पारंपरिक कथानक नहीं होता है, एक के बाद एक आने वाली विसंगतिपूर्ण घटना और छवियों का एक कोलाज होता है। इसमें कोई स्पष्ट आरंभ, मध्य या अंत नहीं होता है। पात्रों की प्रकृति, नाटक के जो पात्र होते हैं यथार्थवादी चरित्र न होकर प्रतीक या टाइप होते हैं, जैसे वे कीड़े हैं जिनकी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है, वे एक ऐसी व्यवस्था के शिकार है जो उन्हें मानवीय गुणों से विहीन कर देती है। यह असंगत नाटकों में पात्रों के अमूर्तीकरण से मेल खाता है। हास्य और विडंबना, नाटक में कर्कश और विडंबनापूर्ण हास्य है, पात्रों की हरकतें और संवाद हास्यपद लगते हैं, लेकिन यह हास्य एक गहरी त्रासदी को छुपाए हुए है। यह हंसी दर्द से उपजी है। यह विशेषता बेकेट या इनेस्को जैसे असंगत नाटककारों की शैली से मिलती जुलती है। ठीक है, इसमें सामाजिक राजनीतिक व्यंग भी देखने को मिलता है। तांबे के कीड़े जो है ना, ये केवल दार्शनिक नाटक नहीं है बल्कि एक सशक्त सामाजिक व्यंग है।
यह उस सत्तावादी और नौकरशाही व्यवस्था पर कटाक्ष करता है जो मनुष्य को एक नंबर के कीड़े में बदल देती है। यह नाटक आधुनिक समाज की यंत्रणा, हिंसा और अमानवीयता का विरोध करती है। ठीक है, तो निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि तांबे के कीड़े हिंदी साहित्य के में असंगत नाटक शैली की एक सफल और महत्वपूर्ण कृति है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पश्चिमी असंगत नाटकों के प्रभाव को स्वीकार करते हुए भी उसे भारतीय सामाजिक संदर्भ में ढालने की कोशिश की है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझेंगे। देखिए, इसको बहुत डिटेल से बताया जा सकता है कि ये जो तांबे के कीड़े वगैरह जो भी है, इसको हम आपको डिटेल में पढ़ा सकते हैं, पर दुर्भाग्य से इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पढ़ा सकूं, क्योंकि एग्जाम के लिए बस मुझे क्वेश्चंस तैयार करने हैं ताकि आप लोगों का एग्जाम ठीक से जाए। ठीक है, इसीलिए मैं केवल केवल प्रश्न को लिया हूं, और यही प्रश्न को आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोग का एग्जाम चल जाएगा, आप लोग का एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। और ये मेन पॉइंट ये है कि जिनको भी ये स्लाइड चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और 40 से 50 रुपए में ये स्लाइड प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस स्लाइड को पढ़ करके आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा। साथ में आप लोग सॉल्व असाइनमेंट, गैस पेपर, गाइड बुक, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल कुछ भी चाहिए वो सब आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। हैंड रिटन हार्ड कॉपी असाइनमेंट भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। ठीक है, वे के कोड़े एकांकी की प्रतीक योजना पर प्रकाश डालिए। वे के कोड़े एकांकी के संदर्भ में अभी स्पष्ट जानकारी सीमित है, और ये भुवनेश्वर द्वारा रचित एक प्रगतिशील और प्रयोगधर्मी एकांकी जो है इसको माना जाता है। इसकी प्रतीक योजना को समझने का प्रयास निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। आइए हम उसको देखते हैं। शीर्षक की प्रतीकात्मकता। शीर्षक है वे के कोड़े। ठीक है, अपने आप में एक प्रश्न और एक प्रतीक है, शब्द रहस्यमय है, अनाम है और सत्ता की ओर संकेत करता है, और शायद शोषण करने वाला वर्ग सामाजिक रूढ़ियों या स्वयं मनुष्य का अंधकार में पक्ष हो सकता है। पात्रों की प्रतीकात्मकता। भुवनेश्वर के एकांकियों में पात्र अक्सर व्यक्ति न होकर किसी वर्ग या विचार के प्रतीक होते हैं। संभवतः वे के कूड़े के में भी पात्रों में के नामों के बजाय उनकी सामाजिक स्थिति जैसे मजदूर, मालिक, स्त्री, पुरुष के आधार पर उन्हें प्रस्तुत किया गया होगा। दृश्य, योजना और वातावरण। तो एकांकी और वातावरण संभवतः उदास, दबावयुक्त और अंधकारमय है, जो शोषण और निराशा की स्थिति का प्रतीक है। मंच सज्जा भी यथार्थवादी न होकर प्रतीकात्मक हो सकती है, जैसे जंजीरें, कूड़े या टूटे हुए सामान जो गुलामी और टूटन का एहसास कराते हैं। संवादों की प्रतीकात्मकता। भुवनेश्वर के संवाद सीधे और सपाट नहीं होते हैं, वे प्रतीकों और रूपकों से भरे हैं। उदाहरण के लिए अंधेरा, उजाला, बंधन, मुक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग केवल शाब्दिक अर्थ में ही नहीं बल्कि उन्हें गहन प्रतीकात्मक अर्थों में भी प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, केंद्रीय संघर्ष का प्रतीकात्मक स्तर। एकांकी का केंद्रीय संघर्ष शायद केवल दो व्यक्तियों के बीच का संघर्ष नहीं, बल्कि शोषक और शोषित वर्ग के बीच का सार्वभौमिक संघर्ष है। सामाजिक व्यंग भी भुवनेश्वर की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। तीखा सामाजिक व्यंग होता है। वे के कोड़े संभवतः उस सामाजिक व्यवस्था पर एक करारा व्यंग है जो एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर कोड़े बरसाने की अनुमति देती है। निष्कर्ष। हालांकि वे के कोड़े एकांकी के विस्तृत विवरण के बिना इसकी प्रतीक योजना का पूर्ण विश्लेषण करना कठिन है, लेकिन भुवनेश्वर के साहित्यिक शैली और एकांकी के शीर्षक के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह रचना प्रतीकों के माध्यम से सामाजिक अन्याय, वर्ग संघर्ष और मानवीय पीड़ा की गहन अभिव्यक्ति है। ठीक है, आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। आप लोग 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं के संरचना शिल्प का विवेचन कीजिए। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला भाग है ये, क्या भूलूं क्या याद करूं। हिंदी साहित्य में आत्मकथा विधा के लिए एक मील का पत्थर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनकी इसके संरचना शिल्प का विवेचन भी कर लेते हैं। तो आत्मकथा के संरचना शिल्प के प्रमुख बिंदु। शीर्षक की सार्थकता। देखिए, शीर्षक है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, अपने आप में एक दार्शनिक प्रश्न है। यह शीर्षक पाठक को सूचित करता है कि यह आत्मकथा घटनाओं का सपाट ब्यौरा नहीं है, बल्कि इसमें एक स्मृति विहंग है जहां लेखक ने अपने जीवन के ताने बाने से लेकर के कुछ चुनिंदा धागों को चुनकर एक सुंदर चित्र में प्रस्तुत किया है। कालानुक्रम के साथ लचीलापन। देखिए, आत्मकथा मोटे तौर पर
कालानुक्रम में चलती है, बचपन से लेकर युवावस्था तक, लेकिन बचपन इसमें कठोरता नहीं बरतते, सॉरी, लेकिन बच्चन इसमें कठोरता नहीं बरतते, वे स्मृति के अनुसार आगे पीछे रहते हैं। मतलब देखिए, आत्मकथा एक तौर पे एक लाइन में चलता है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन क्या करते हैं, आगे पीछे करके लिखते हैं। एक घटना का वर्णन करते करते वो उससे जुड़ी किसी अन्य स्मृति में चले जाते हैं। इससे पाठक को लेखक की स्मृति की प्रक्रिया में शामिल होने का एहसास होता है। विस्तार और गहराई का संतुलन भी हमें देखने को मिलता है। बच्चन ने अपने जीवन के हर पहलू को समान विस्तार नहीं दिया है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे पिता का भाव, श्यामा से प्रेम, तेजी से विवाह, पत्नी की मृत्यु का अत्यंत गहन और मार्मिक चित्रण किया है, जबकि कम महत्वपूर्ण घटनाओं को संक्षेप में निपटा दिया है। और यह संतुलन आत्मकथा को रोचक और संवेदनशील बनाता है। आत्मनिष्ठा और निर्मम ईमानदारी, आत्मकथा का शिल्प पूरी तरह से आत्मनिष्ठ है। बच्चन ने अपने कमजोरियों, भूलों, दुर्बलताओं और आंतरिक संघर्षों को बहुत ही निर्मम ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। वे स्वयं को नायक के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि एक सामान्य मनुष्य के रूप में दिखाते हैं, जिसने जीवन के उतार चढ़ाव देखे। यह ईमानदारी पाठक के मन में लेखक के प्रति एक विश्वास पैदा करती है। भाषा शैली की कलात्मकता, बच्चन मुख्यतः कवि हैं और यह कलात्मकता उनकी गद्य शैली में भी झलकती है। ठीक है, उनकी भाषा सहज, प्रवाहमयी और अत्यंत संवेदनशील है। उनकी खड़ी बोली को एक मधुरता और लालित्य प्रदान किया है उन्होंने खड़ी बोली को। ठीक है, वर्णनात्मक अंश इतने चित्रात्मक हैं कि पाठक स्वयं को उस दृश्य में खड़ा पाता है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का चित्रण, बच्चन ने न केवल अपने जीवन वृत्तांत को लिखा है, बल्कि अपने जीवन के माध्यम से एक युग के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को भी जीवंत कर दिया है। ठीक है, अवधि संस्कृति, काशी का जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन का वातावरण, ये सभी तत्व आत्मकथा को एक ऐतिहासिक दस्तावेज का महत्व भी प्रदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, बच्चन ने घटनाओं के साथ साथ अपनी मनोदशा और मनोवैज्ञानिक स्थितियों का भी गहराई से विश्लेषण किया है। प्रेम, विरह, शोक, आकांक्षा जैसी भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण इस आत्मकथा को एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ की गरिमा प्रदान करती है। निष्कर्ष, क्या भूलूं क्या याद करूं की संरचना एक कुशल वस्तुकार की तरह की गई है, जहां हर पत्थर अर्थात घटना अपना एक विशेष स्थान रखती है। बच्चन ने आत्मकथा के शिल्प को एक साहित्यिक कृति का रूप दिया है, जहां जीवन की अराजकता में एक सुंदर और अर्थपूर्ण रचना निकल कर आती है। यही कारण है कि यह आत्मकथा पाठकों के दिल पर अमिट छाप छोड़ती है। ठीक है, अब है बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं का महत्व बताइए। तो देखिए, हिंदी में आत्मकथा विद्या का शिखर। ठीक है, हिंदी में आत्मकथा लिखी जाती है, लेकिन बचपन बोल देता हूं मैं बार बार, हरिवंश राय बच्चन ने इसे एक नए शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने इसे केवल जीवन की घटनाओं का लेखा जोखा नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि की साहित्यिक कृति बना दिया। इसकी भाषा शैली, विश्लेषण की गहराई और आत्मनिष्ठता ने इसे एक क्लासिक का दर्जा दिलाया। निर्मम आत्मस्वीकरण और ईमानदारी, मैंने ऊपर अभी चर्चा की कि इनकी आत्मकथा का सबसे बड़ा महत्व इनकी अद्भुत ईमानदारी है। इन्होंने अपने जीवन के गौरवशाली पक्षों के साथ साथ अपनी कमजोरियों, भूलों, हीन भावना और दुर्बलता को बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत किया है। ठीक है, अपने प्रेम प्रसंग, श्यामा के साथ पारिवारिक कलह, आर्थिक संघर्षों का वर्णन, ये सब इन्होंने अच्छे से प्रस्तुत किया है। ठीक है, एक युग का सांस्कृतिक दस्तावेज है यह। ठीक है, यह बच्चन के जीवन की केवल कहानी नहीं, बल्कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के भारत का एक जीवंत सांस्कृतिक इतिहास है। इसमें अवध की संस्कृति, काशी की शैक्षणिक और साहित्यिक गतिविधियों, स्वतंत्रता आंदोलन की उथल पुथल और उस दौर के समान सामाजिक जीवन का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। साहित्यिक गद्य का उत्कृष्ट नमूना, बच्चन मुख्यतः कवि हैं और उनकी काव्यात्मक संवेदनशीलता इस गद्य में स्पष्ट झलकती है। भाषा अत्यंत सहज है, प्रवाहमयी है, मनोरम है। वर्णन इतने चित्रात्मक है कि पाठक स्वयं को उन घटनाओं का साक्षी समझने लगता है। इसने हिंदी गद्य को एक नया लालित्य और मधुरता प्रदान की। मनोवैज्ञानिक दृष्टि की बात करें, बच्चन ने घटनाओं के साथ साथ अपनी मनोदशाओं, भावनाओं और आंतरिक संघर्षों का गहन विश्लेषण किया है। पिता के प्रति भय और प्रेम, श्यामा के प्रति आकर्षण और हताशा, पत्नी तेजी के साथ संबंध और उनकी अकाल मृत्यु का गहरा आघात, इन सब का मनोवैज्ञानिक चित्रण अत्यंत प्रभावशाली है। सामान्य मनुष्य की प्रेरणादायक गाथा, बच्चन का जीवन छोटे शहर के एक समान युवक से शुरू होकर
एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार तक का सफर है। उनके संघर्ष, लगन और सफलता की कहानी आम पाठक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह दिखाती है कैसे एक इंसान अपनी परिस्थितियों के साथ लड़कर महान बन सकता है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं हिंदी साहित्य की एक अमर कृति है। इसने आत्मकथा लेखन की पारंपरिक परंपरा को समृद्ध किया और पाठकों के लिए एक ऐसा आईना प्रस्तुत किया जिसमें वे न केवल लेखक को बल्कि स्वयं अपने आप को भी देख सकते हैं। यही इसका सबसे बड़ा महत्व है। हिंदी जीवनी साहित्य में कलम के सिपाही का महत्व प्रतिपादित कीजिए। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित है और यह प्रेमचंद की जीवनी है और अमृत राय जो है यह प्रेमचंद के बेटे हैं, ठीक है। और हिंदी जीवनी साहित्य में एक मील का पत्थर जो है यह माना जाता है, ठीक है। पुत्र द्वारा लिखित सर्जक और अंतरंग जीवनी, इस जीवनी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें इसे प्रेमचंद के अपने पुत्र अमृत राय ने लिखा है। इस कारण जीवन में घटना और व्यक्तित्व का जो अंतरंग और विश्वसनीय चित्रण हमें देखने को मिलता है और किसी बाहरी लेखक के लिए संभव नहीं था। प्रेमचंद के व्यक्तित्व और साहित्य के बीच की कड़ी। कलम का सिपाही केवल प्रेमचंद के जीवन की घटनाओं का वृत्तांत नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि उनका निजी जीवन, उनके अनुभव और उनके सामाजिक चेतना किस प्रकार उनकी रचनाओं में प्रवाहित हुई। यह जीवनी प्रेमचंद के साहित्य को समझने की एक कुंजी के समान है। एक युग का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, यह जीवनी प्रेमचंद के माध्यम से उस पूरे युग का चित्रण करती है जिसमें वे जिए। इसमें औपनिवेशिक भारत का सामाजिक जीवन, ग्राम्य संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियां, साहित्यिक हलचलें और राष्ट्रीय जागरण का विस्तृत विवरण मिलता है। इस प्रकार यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज का काम भी करती है। जीवनी लेखन की एक नई शैली का सूत्रपात। अमृत राय ने इन केवल तथ्यों का संग्रह नहीं बनाया, बल्कि एक साहित्यिक कृति का रूप दिया। भाषा सहज, प्रवाहमयी और रोचक है। घटनाओं का वर्णन इतना जीवंत है कि पाठक स्वयं को उस माहौल में महसूस करता है। इसने हिंदी जीवनी लेखन को एक नई दिशा और गरिमा प्रदान की, ठीक है। साहित्यिक विवादों और आलोचनाओं पर प्रकाश। जीवनी में प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन से जुड़े विवाद, आलोचनाओं और उनकी प्रतिक्रियाओं का भी उल्लेख है। इससे पाठक को प्रेमचंद के साहित्यिक व्यक्तित्व के विभिन्न आयतों को समझने में मदद मिलती है। मानवीय संवेदना का चित्रण। अमृत राय ने प्रेमचंद को एक महान लेखक के साथ साथ एक संवेदनशील पिता, पति और मित्र के रूप में भी प्रस्तुत किया। उनकी मानवीय कमजोरियों, आर्थिक संकटों और पारिवारिक जिम्मेदारियों का वर्णन पाठक के मन में प्रेमचंद के प्रति एक अपनत्व की भावना को पैदा करता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि कलम का सिपाही हिंदी जीवनी साहित्य की एक अप्रतिम कृति है। इसमें जीवनी को सूचना का साधन मात्र नहीं रहने दिया गया, बल्कि उसे एक जीवंत, रोचक और प्रेरणादायक साहित्यिक विधा बना दिया गया। प्रेमचंद को समग्र रूप से समझने के इच्छुक किसी भी पाठक या शोधार्थी के लिए यह एक अनिवार्य ग्रंथ है। आत्मकथा की विशेषताओं के संदर्भ में क्या भूलूं क्या याद करूं का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, यहाँ जो भी मैंने बताया, क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके बाद औरत, उसके बाद आपको ये कलम का सिपाही, ये जितना भी है ना, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा ना, आप मिलता जुलता आंसर लिख देंगे तो आप पास कर जाएंगे, क्योंकि घुमा फिरा के आंसर वही लिखना है। सॉरी, हिचकी आ रही है मेरे को, तो घूम फिर के लिखना वही है और घूम फिर के मैं बोल भी वही रहा हूँ। आत्मकथा की विशेषताओं के संदर्भ में क्या भूलूं क्या याद करूं का मूल्यांकन कीजिए। तो एक आदर्श आत्मकथा की विशेषता होती है कि निष्ठा होनी चाहिए। उसके बाद ऐतिहासिकता, ईमानदारी, रोचकता, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का चित्रण और साहित्यिक गुण होना चाहिए। तो बच्चन की जो आत्मकथा है, क्या भूलूं या क्या याद करूं, इन सभी मानदंडों पर खरी उतरती है। गहन आत्मनिष्ठता हमें देखने को मिलती है। आत्मकथा का मूल आधार आत्म है। हरिवंश राय बच्चन ने इस आधार को पूरी तरह से साधा है। पूरी रचना उनकी अपनी दृष्टि, अपनी भावनाओं और अपने विश्लेषण से परिपूर्ण है। पाठकों को लगता है कि लेखक सीधे उससे बातचीत कर रहा है। निर्मम ईमानदारी हमें देखने को मिलती है। ऐतिहासिक सत्यता और सामाजिक पृष्ठभूमि भी हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं में रोचक और अच्छी साहित्यिक शैली भी हमें देखने को मिलती है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद सार्वभौमिक अपील। एक सफल आत्मकथा का संदर्भ केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक होता है। बच्चन का जीवन एक सामान्य मनुष्य के संघर्ष, आकांक्षाओं और सफलताओं और विफलताओं की कहानी है। कोई भी पाठक अपने जीवन के
किसी न किसी पहलू को इसमें देख सकता है। यही कारण है कि आत्मकथा इतनी लोकप्रिय हुई। तो मूल्यांकन के तौर पर हम कह सकते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है और कई मामलों में उन्हें पार भी कर जाती है। यह हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में से एक है, जिसने इस विधा को नई ऊंचाई दी। इसकी सफलता इस बात में है कि इसमें लेखक का आत्म पाठक के आत्म से एक आत्मीय संवाद स्थापित करने में सफल रहता है। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है, बच्चन की आत्मकथा हिंदी आत्मकथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। एक सेकेंड, चलिए शुरू करते हैं। बच्चन की आत्मकथा हिंदी आत्मकथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ना। तो बात सत्य है, इसके पीछे कुछ तर्क दिए जा सकते हैं कि एक्चुअल में जो बच्चन की जो आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, उसमें विस्तार और व्यापकता बहुत ज्यादा है। विस्तार और व्यापकता में यह अद्वितीय है। हिंदी में इतनी विस्तृत, बहुखंडीय और संपूर्ण जीवन को समेटने वाली आत्मकथा विरले ही देखने को मिलती है। इसी वजह से यह जो है एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। साहित्य गद्य का शिखर। बच्चन से पहले आत्मकथाएं अक्सर घटनाओं का वृत्तांत मात्र होती थी, पर बच्चन ने इसे एक उच्च कोटि की साहित्यिक कृति का दर्जा दिया। ठीक उसी प्रकार निर्मम आत्मकथ्य की नई परंपरा। बच्चन से पहले हिंदी की अधिकांश आत्मकथाओं में लेखक अपनी छवि को एक आदर्श नायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते थे, पर बच्चन ने इस परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने अपनी कमजोरी, अपनी भूल, हीन भावना और दुर्बलता को बेहद निर्मम ईमानदारी से प्रस्तुत किया, और यह आत्म के प्रति यह साहसिक दृष्टिकोण हिंदी आत्मकथा लेखन में एक क्रांतिकारी कदम था। ठीक है, एक युग का सांस्कृतिक इतिहास। यह आत्मकथा केवल बच्चन के जीवनी की कहानी नहीं है, बल्कि 20वीं सदी के भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश का एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन, साहित्यिक जगत की हलचलें और बदली हुई सामाजिक मान्यताओं का विस्तृत चित्रण देखने को मिलता है। मनोवैज्ञानिक गहराई। बच्चन ने घटनाओं के साथ साथ अपने आंतरिक संघर्षों और मनोदशाओं का गहन विश्लेषण किया है, और पिता के प्रति भय और प्रेम की विफलता, पत्नी की मृत्यु, सदमा, इन सभी का मनोवैज्ञानिक चित्रण आत्मकथा के रूप में इन्होंने किया है। ठीक है, सार्वभौमिक अपील। बच्चन का जीवन एक सामान्य मनुष्य के और संघर्ष और सफलता की कहानी है। उनकी आकांक्षाएं, डर, प्रेम तथा दुख किसी भी पाठक के से सीधे जुड़ जाते हैं। सार्वभौमिकता ही इस आत्मकथा को इतना लोकप्रिय और सम्मानित बनाती है। निष्कर्ष कह सकते हैं कि हम बच्चन की आत्मकथा हिंदी आत्मकथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ही नहीं, बल्कि एक क्लासिक है। इसने आत्मकथा को एक संकीर्ण विधा के दायरे से निकालकर एक विस्तृत और गरिमामयी साहित्यिक विधा का रूप दिया है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, किन्नर देश की ओर यात्रा संस्मरण की व्याख्या कीजिए। किन्नर देश की ओर यशपाल द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है, जिसमें उन्होंने लद्दाख और तिब्बत की यात्रा के अनुभवों को बहुत ही रोचक ढंग से लिपिबद्ध किया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं जो है वो अगले पृष्ठ पर है, आइए दिखाता हूं मैं आपको। तो इन्होंने विवरणात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। यशपाल ने लद्दाख और तिब्बत के प्राकृतिक सौंदर्य, वहां के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान और सांस्कृतिक जीवन का अत्यंत सजीव और चित्रात्मक वर्णन किया है। ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी। यह केवल एक यात्रा का वृत्तांत नहीं है, बल्कि इसमें उन क्षेत्रों के इतिहास, भूगोल, धर्म और राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी सम्मिलित हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यशपाल एक विचारक और तार्किक व्यक्ति थे, इसलिए इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को केंद्र में रखा है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक टिप्पणियां भी उन्होंने की है। लेखक ने केवल दृश्यों का वर्णन नहीं किया, बल्कि वहां के समाज में व्याप्त सामाजिक विषमताओं, रूढ़ियों और वर्गभेद पर भी टिप्पणी की है। रोचक और व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया। यशपाल की शैली एक सहज व्यंग और हल्का फुल्का हास्य भी है, जो पाठ को रोचक और मंत्रमुग्ध बनाती है। वे कई बार स्थानीय लोगों की मान्यताओं और अपने अनुभवों पर हल्के फुल्के ढंग से टिप्पणी भी करते हैं। ठीक है,
यात्रा की कठिनाइयों का वास्तविक चित्रण भी यशपाल ने किया है। यशपाल ने यात्रा में आने वाली कठिनाइयों जैसे ऊंचे पहाड़, दुर्गम रास्ते, ठंड और यातायात के साधनों की समस्या का भी यथार्थवादी वर्णन किया है। साहित्यिक गुणवत्ता, भाषा सहज, सरल और प्रवाहमयी रखी है। वर्णन इतना कलात्मक है कि पाठक के मन में उन स्थानों को देखने की इच्छा जागृत होती है। इस प्रकार यह एक उच्च कोटि की साहित्यिक यात्रा वृतांत है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि किन्नर देश की ओर यात्रा साहित्य की एक क्लासिक कृति है जो अपने विस्तृत विवरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक टिप्पणी और साहित्यिक शैली के कारण हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखती है। 16वां नंबर प्रश्न है, यात्रा संस्मरण विधा के महत्व पर किन्नर देश की ओर के आधार पर प्रकाश डालिए। यात्रा संस्मरण विधा का जो महत्व है उस पर प्रकाश डालना है किन्नर देश की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर। तो देखिए, ज्ञान का विस्तार, यात्रा संस्मरण पाठकों के ज्ञान का क्षितिज विस्तारित करते हैं। ठीक है, किन्नर देश की ओर के माध्यम से पाठक लद्दाख और तिब्बत के दुर्गम भूगोल, वहाँ की जलवायु, इतिहास, बौद्ध धर्म और संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं बिना वहां गए। ठीक है, सांस्कृतिक समझ और सहिष्णुता, यह विधा विभिन्न संस्कृतियों के बीच सद्भाव और समझ बढ़ाती है। यशपाल ने तिब्बती लोगों के रीति रिवाज, आस्था और जीवन शैली का जो वर्णन किया है उससे पाठकों को एक अलग संस्कृति को समझने और उनका सम्मान करने का अवसर मिलता है। ऐतिहासिक और सामाजिक दस्तावेज, यात्रा संस्मरण एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड का काम भी करते हैं। यशपाल ने जिस समय तिब्बत की यात्रा की थी उस समय वहाँ की सामाजिक राजनीतिक स्थिति कैसी थी इसका विवरण इस पुस्तक में देखने को मिलता है। ठीक है, साहित्यिक रुचि की संपुष्टि, अच्छे यात्रा स्मरण उच्च कोटि के साहित्य होते हैं। किन्नर देश की ओर की साहित्यिक शैली, चित्रात्मक वर्णन और रोचकता पाठकों की साहित्यिक रुचि को तृप्त करती है और उनके सौंदर्य बोध को विकसित करती है। रोमांच और जिज्ञासा की पूर्ति, यह विधा पाठकों में रोमांच और जिज्ञासा की भावना जगाती है। दुर्गम पहाड़ों, अजनबी संस्कृतियों और नए लोगों का वर्णन पढ़कर पाठकों की यात्रा के प्रति रुचि भी बढ़ती है। राष्ट्रीय एकता को बल, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एक क्षेत्र के लोग को दूसरे क्षेत्र की संस्कृति से परिचित कराने में यात्रा साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। यह राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में सहायक होता है। तो निष्कर्ष यही है कि किन्नर देश की ओर जैसी रचनाएं यात्रा संस्मरण विधा के महत्व को प्रमाणित करती है। यह विधा केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, समाज शास्त्र और साहित्य का एक समन्वित रूप है जो पाठक का चहुमुखी विकास करती है। ललित निबंध के आलोक में कुटज निबंध की विशेषताएं बताइए। कुटज जो है ना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्वारा रचित एक श्रेष्ठ ललित निबंध है। ललित निबंध की दृष्टि में इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। व्यक्तित्व की छाप, इस निबंध में लेखक का व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। उनका विद्वत्तापूर्ण ज्ञान, संस्कृत साहित्य का गहरा अध्ययन और प्रकृति के प्रति अनुराग हर पंक्ति में बसा है। विषय वस्तु की मौलिकता, निबंध का केंद्रीय विषय कुटज नामक एक साधारण उपेक्षित झाड़ी है। द्विवेदी जी ने इस सामान्य विषय को भी गहन चिंतन और दार्शनिकता का विषय बना दिया है। गंभीर चिंतन और दार्शनिकता, लेखक कुटज के माध्यम से सहजता, सादगी, सहनशीलता और विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहने की शक्ति जैसे गहन दार्शनिक विचारों को उजागर करते हैं। वे इसे संत तुलसीदास का प्रतीक मानते हैं। साहित्यिक और ऐतिहासिक संदर्भ, निबंध सांस्कृतिक साहित्य कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति आदि के उद्धरणों से समृद्ध है। यह ललित निबंध की विद्वत्तापूर्ण शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। भाषा शिल्प की सहजता एवं प्रवाहमयता, भाषा खड़ी बोली की साहित्यिक शैली है जो संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ साथ सहज और प्रवाहमय है। वाक्य लंबे और गंभीर है परंतु उनमें एक लयात्मकता है। उसके बाद है अनुर्युत रसबोध, निबंध में करुण रस की सहज अभिव्यक्ति है। कुटज की उपेक्षा और उसकी सहन शक्ति का वर्णन पाठक के मन में एक गहरी संवेदना जगाता है। वर्णनात्मकता शैली, लेखक ने कुटज के वातावरण और उसके स्वरूप का इतना सजीव वर्णन किया है कि पाठक के सामने वह साकार हो उठता है। अब अगला प्रश्न है 18वां नंबर, वैचारिक निबंध की दृष्टि से लोभ और प्रीति का मूल्यांकन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है लोभ और प्रीति, हिंदी की एक कालजयी और वैचारिक निबंध रचना है। वैचारिक निबंध के रूप में इसका मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है कि विचार की प्रधानता, यह निबंध मुख्य रूप से एक गूढ़ मनोवैज्ञानिक विचार लोभ और प्रेम के अंतर को स्पष्ट करने के लिए लिखा गया है। यहाँ भावुकता नहीं बल्कि तर्क और विश्लेषण प्रमुख है।
स्पष्ट तर्क पद्धति, शुक्ल जी ने दार्शनिक ढंग से दोनों भावों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। वे बताते हैं कि लोभ स्वार्थ मूलक आत्म केंद्रित और भोग प्रधान है, जबकि प्रीति परार्थ मूलक आत्मोत्सर्ग की भावना से युक्त और सेवा से ओतप्रोत है। यथार्थवादी दृष्टिकोण लेखक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को यथार्थ के धरातल पर समझने का प्रयास करते हैं। वे प्रीति को एक आदर्श भावना मानकर मानव जीवन को की एक सकारात्मक एवं सामाजिक अनिवार्यता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण, अपने तर्कों को स्थापित करने के लिए शुक्ल जी ने सामान्य जीवन के उदाहरणों जैसे संतान से प्रीति, धन का लोभ का सहारा लिया है, जिससे गुण विचार भी सहज रूप से समझ में आ जाते हैं। भाषा शैली की प्रभावशीलता, भाषा गंभीर तत्सम शब्द से युक्त और विचारों की को सटीकता से अभिव्यक्त करने वाली है। वाक्य लंबे और तार्किक हैं, जो वैचारिक निबंध की मांग के अनुरूप हैं। नैतिक शिक्षा का आधार, यह निबंध पाठक को लाभ और प्रीति के अंतर को समझाकर एक नैतिक दृष्टि प्रदान करता है और प्रीति को मानवीय संबंधों का आधार बनाकर एक बेहतर समाज की रचना का मार्ग सुझाता है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि लोभ और प्रीति वैचारिक निबंध का एक शिखर उदाहरण है, जहाँ लेखक की गहन मनोवैज्ञानिक दृष्टि, तार्किक क्षमता और विचारों को स्पष्ट करने की कला सर्वोत्तम रूप से देखी जा सकती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग मेरी इन सभी बातों को समझे होंगे और ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज का ये वीडियो सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे और इस वीडियो सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। 19वें नंबर के प्रश्न से हम लोग कल देखेंगे, कल डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि चूंकि ये लिटरेचर है, ये एक साहित्य का अंश है, तो साहित्य में बताने लायक कुछ होता नहीं है। और ये जो आप लोगों का MSD4 बुक है, आप लोगों के MSD4 बुक में टोटल 805 पेज है, जिसको कि एक या दो वीडियो में बताना संभव नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी ये ऊपर में जो है आपका, एक सेकंड में पीछे ले जाता हूँ। देखिए ये लोभ और प्रीति, साथ में आपको कुटज, उसके बाद आपको किन्नर देश की ओर। तो इन सबको पढ़ाने का टाइम मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया कि केवल और केवल प्रश्न उठाए हैं और उसको डिस्कस करने के लिए बैठ गया हूँ। और इस स्लाइड को आप लोग अगर परचेज कर लेते हैं, स्लाइड परचेज करने के लिए नंबर ये रहा मेरा, तो आप लोगों का काम ये हो जाएगा कि आप लोग एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे और आप लोग एग्जाम में पास कर जाएंगे और कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।